हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारी इतिहास की क्लास है। इसमें हम अपने इतिहास को जो आपके स्टेट पीसीएस है और या फिर यूपीएससी प्री है, इस हिसाब से देखते हुए चल रहे हैं और अधिक से अधिक यहाँ पर हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपके जो यहाँ पर प्री होती है, स्टेट पीसीएस मेंस होता है या फिर यूपीएससी प्री है, ऐसे जो एग्जाम है इनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए यहाँ पर हम बड़े आराम से और विस्तृत रूप से जो आपके पॉइंट्स हैं इनको एक एक करके देख रहे हैं। आज हम देखने वाले हैं गुप्तकालीन नगरीय प्रशासनिक और अर्थव्यवस्था की। इसी के साथ में जो हमारा गुप्त काल है ये समाप्त हो जाएगा और फिर हम आगे बढ़ते हुए प्राचीन काल के अन्य पहलुओं को यहाँ पर खत्म करेंगे और मध्यकाल में प्रवेश करेंगे। अब देखो, जब हम बात करते हैं प्राचीन काल की, तो प्राचीन काल के अंतर्गत दो वंश जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं? मौर्य वंश और गुप्त वंश। इन दो वंशों ने एक बड़े भूभाग पर और एक लंबी अवधि तक शासन किया है और इनकी जो सैनिक विजय थी ये तो महत्वपूर्ण थी ही थी, साथ में प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन हुए समाज में वो और भी ज्यादा चर्चा के केंद्र थे। इसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश से संबंधित नगरीय व्यवस्था, प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में। चलो तो चलते हैं आगे और अपने इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिला प्रशासन एवं विषयाधिकारी, यानी जिले से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको हम देखने वाले हैं। आपके जो भुक्ति थे, क्या थे आपके आपके जो भुक्ति थे जिन्हें हम राज्य के तौर पर देखते हैं, इनका विभाजन क्या था? कई सारे विषयों में किया जाता था और विषय को ही हम जिले के तौर पर देखते हैं। आधुनिक समय में जिसे हम जिला कहते हैं, गुप्त काल में उसे हम विषय कहते थे। तो ये जो विषय आप देख रहे हैं इन्हीं को हम जिले के तौर पर जानते थे और इनका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, जैसे आज आप देखिए, आज हम बोलते हैं जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। उसी प्रकार से विषय का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था ये विषयाधिकारी कहलाता था। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, जिसका सर्वोच्च अधिकारी यहाँ पर विषयपति, विषयाधिकारी या फिर विषयपति यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, विषयपति वर्तमान आपके जो जिलाध्यक्ष है इसके समान व्यवहार करता था। जैसे आज के कलेक्टर के पास न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उसी प्रकार से विषयपति या फिर विषयाधिकारी के नियंत्रण में ये सारी व्यवस्थाएं हुआ करती थी गुप्त काल में जिले से संबंधित। ठीक है, अब देखो, अब जो विषयपति है इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो विषयपति की नियुक्ति ऊपरिक द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? ऊपरिक। अब ये ऊपरिक कौन है? ऊपरिक राज्यपाल है। ठीक है, तो ऊपरिक के द्वारा यहाँ पर जो विषयपति है, जो जिले का मुख्य अधिकारी है, इनकी नियुक्ति की जाती थी। और कभी कभी हमें ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि विषयपति की सीधे नियुक्ति कौन करेगा? विषयपति की सीधे सीधे नियुक्ति खुद सम्राट कर दिया करता था। सम्राट तो राजा है, कुछ भी कर सकता है, तो कभी कभी सीधे सम्राट विषयपति की नियुक्ति कर देता था। अधिकतर जो यहाँ पर ऊपरी का जो राज्यपाल है ये नियुक्ति करता था। किसकी? ये नियुक्ति करता था जिलाधिकारी या फिर विषयपति की। अब यहाँ पर देखो, बांग्लादेश बांग्लादेश 1971 स्वतंत्र हुआ, 1947 भारत से पूरे पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता था। उससे पहले तो भारत का हिस्सा था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बांग्लादेश है आपका, इसके तहत यहाँ पर देखो, यहाँ से हमें एक ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई है। क्या है? इससे हमें एक ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई है जिससे हमें गुप्तकालीन जो जिले हैं इनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी पता चलती है। जो आपका बांग्लादेश है, यहां से हमें एक ताम्रपत्र की प्राप्ति हुई है जिससे हमें गुप्तकालीन जो व्यवस्था है आपकी प्रशासनिक और जो जिले की व्यवस्था है इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और उसकी जो रूपरेखा है इसके बारे में हमें यहाँ पर पता चलता है। अब जो विषयपति है, विषयपति के जो कामकाज है इसमें सहायता करने के लिए एक पूरी परिषद होती थी। ठीक, और इस परिषद में क्या है, जो सदस्य होते थे इन्हें हम मेहतर के नाम से जानते हैं। किसके? मेहतर के नाम से इनको हम जानते हैं।
विषयपति अपने क्षेत्र के अंतर्गत अच्छे से कामकाज कर सके, इसके लिए यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए पूरे एक सदस्यों की टीम हुआ करती थी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर एक जगह और है, फरीदपुर। फरीदपुर से भी हमें एक ताम्रपत्र की प्राप्ति होती है, और इस ताम्रपत्र की प्राप्ति में उल्लेख किया गया है जो विषयपति है, इसकी सहायता के लिए जो अधिकारी हैं, इनकी संख्या 20 है। ठीक है, जो जिले की देखभाल करने के लिए गुप्त वंश में जो यहाँ पर पूरी टीम है, इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 20 बताई गई थी। ठीक, अब देखो, किंतु अधिकांश जो ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं गुप्त वंश के, मोस्टली जो ताम्रपत्र हैं उनमें आप देखेंगे विषय समिति के 4 कर्मचारियों के ही नाम मूल्य हैं। अब इसमें हुआ क्या हुआ कि जो 20 लोग होंगे, इसमें कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी रहे होंगे जिनके अधीन अन्य अधिकारी रहते होंगे, तो इस प्रकार से 20 अधिकारी हुए। तो इसमें से जो 4 अधिकारी हैं, जो 4 कर्मचारी हैं, इनके नाम का उल्लेख तो हमें ताम्रपत्रों में मिलता है, बाकी के जो 16 अधिकारी हैं, इनके नामों की प्राप्ति हमें नहीं होती है। क्लियर? अब देखो, अब यहां पर विषयपति के जो अधीन अनेक कर्मचारी और अधिकारी वर्ग हैं, उनके बारे में यहां बताया गया है कि कैसे एक विषयपति के अधीन, यानी विषयपति कौन है आपका? विषयपति आधुनिक कलेक्टर, इसके नीचे जो अन्य अधिकारी हैं, तो यहां पर आप देखेंगे एक तो है आपका दंडपाशिक। दंडपाशिक कौन है? पुलिस के कर्मचारियों से संबंधित एक अधिकारी है। चोरोधर्णिक, ये क्या है? खुफिया पुलिस है। आरक्षाधिकृत, जनता के रक्षार्थ नियुक्त कर्मचारी है। दंडनायक, जिले की सेना के अधिकारी है। तो इस प्रकार से जिलाधिकारी या फिर विषयपति के नीचे ये 4 महत्वपूर्ण अधिकारियों की प्राप्ति हमें होती है। 16 और अन्य थे, लेकिन उनकी प्राप्ति हमें नामों की नहीं होती। होते होंगे कोई और भी गली मोहल्ले वाले, है ना, कि गली की देखभाल करने वाला, ये देखभाल करने वाला, ऐसे होते होंगे, नहीं हुआ वो नाम को उल्लेख। अब देखो, अब ये जिला हुआ, और जिला के नीचे जो प्रशासनिक व्यवस्था होगी, ये नगर प्रशासन के तौर पर आएगी। अगर हम बात करें गुप्त वंश में जो महत्वपूर्ण नगर थे, ये कौन कौन से थे? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के बाद आप देखेंगे मथुरा, तक्षशिला, ताम्रलिप्ति, उज्जैनी, दसपुर, मृगुगच्छ, वाराणसी। ये जो नगर थे, ये क्या है? गुप्त वंश में महत्वपूर्ण नगरों के तहत आते थे। अब इन्हीं नगरों में आप देखेंगे हमें पुर की जानकारी मिलती है। क्या है? इन्हीं नगरों में हम पुर मिलते हैं। ठीक, अभी पुर क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। देखो, नगरों की देखभाल और कार्य संचालन के लिए नगर पालिका हुई। आधुनिक समय में आपने देखा होगा जो बड़े महानगर हैं, यहाँ पर हमें एक नगर पालिका देखने को मिलती है। छोटे क्षेत्रों में नगर पंचायत देखने को मिलती है। तो ये क्या है? ये नगरों की देखभाल करते थे। महापौर होता है आपके यहाँ, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है? नगर पालिकाएं भी होती थी नगरों की देखभाल करने के लिए। इसके जो उपाध्यक्ष होते थे, जिन्हें हम वर्तमान में मेयर कहते हैं, इन्हें पहले क्या है? पहले पुरपाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था इन्हें? पहले पुरपाल के नाम से जाना जाता था। यानी कि आधुनिक जिन्हें हम मेयर कहते हैं, जो नगरों की देखभाल करते हैं, उन्हें हम प्राचीन काल यानी गुप्त वंश में पुरपाल के नाम से जानते हैं। अब यहां पर गिरनार, गिरनार में आपको पता होगा एक अभिलेख है, और गिरनार के अभिलेख से हमें पता चलता है कि पुरपाल चक्रपालिक कौन है? यहां पर जो चक्रपालिक नाम के पुरपाल हुए थे नगर के, जो यहां पर मेयर हुए थे, इनका नाम स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त गुप्त वंश, इनके जूनागढ़ अभिलेख जो है उसमें हमें चक्रपालिक नाम का उल्लेख मिलता है। अब चक्रपालिक का नाम क्यों मिलता है? चक्रपालिक सौराष्ट्र के गोप्ता पर्णदत्त के पुत्र थे। ठीक, अब ये इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना कि चक्रपालिक सौराष्ट्र के गोप्ता पर्णगुप्त के पुत्र थे, ये मत देखना, ठीक है। लेकिन इतना याद रखना है, ये जो चक्रपालिक हैं, जिनका उल्लेख हमें स्कंदगुप्त जूनागढ़ अभिलेख से नाम मिलता है, इनके द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का कार्य करवाया गया। सुदर्शन झील कौन? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित, उनके राज्यपाल द्वारा निर्मित, है ना। चंद्रगुप्त के द्वारा जो सुदर्शन झील यहां पर निर्मित की गई, इसकी मरम्मत करने का कार्य चक्रपालिक द्वारा किया गया। इसका उल्लेख हमें गिरनार अभिलेख से मिलता है। और न सिर्फ मरम्मत करवाई गई, बल्कि यहां पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? गिरनार अभिलेख से।
और देखो यहाँ पर इसी प्रकार से आप देखेंगे वैशाली नामक एक महत्वपूर्ण नगर था गुप्त वंशों के अंतर्गत। यहां से जो हमें सीलों की प्राप्ति हुई है, उन सीलों से पता चलता है कि शिल्पी बड़े और लिपिक एक ही सामूहिक संस्था में काम करते थे। अब सील क्या होती है? सील मतलब मुहर, है ना। सील क्या होती है? सील मतलब मुहर। ऐसी मुहरें प्राप्त हुई हैं जिनसे हमें पता होता चलता है, ये वैशाली से प्राप्त हुई हैं, कि जो लिपिक हैं, शिल्पी हैं और बड़िक हैं। बड़िक और शिल्पी कौन? बड़िक जो दो पहले सिंपली शिल्पी कौन होते थे? जो वस्तुओं का निर्माण करते, और बड़िक जो थे इन वस्तुओं को अलग अलग देश शहरों में देशों में ले जाकर उनका व्यापार करते हैं, व्यापारी वर्ग। ठीक, तो व्यापारी, लिपिक और शिल्पी एक ही समूह में कार्य करते, ऐसे उल्लेख हमें वैशाली से प्राप्त अभिलेख से पता चले। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे पुलिस व्यवस्था। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था कैसी होती है हमारे यहाँ पर? जिले में जो सबसे महत्वपूर्ण जो पुलिस का अधिकारी होता है, जिला पुलिस अधिकारी, यानी जिसे हम एसपी बोलते हैं, पुलिस अधीक्षक बोलते हैं। उसी प्रकार से राज्य में सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी कौन होता है? अच्छा ये बताओ, राज्य में सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी किसे कहा जाता है ना। आपके क्षेत्र में एक थाना होता होगा जिसे हम टीआई को सबसे बड़ा पुलिस का थानेदार मानते हैं, है ना। फिर एसआई होते हैं, फिर कांस्टेबल होते हैं, कांस्टेबल कई भागों में विभाजित होते हैं। इसी प्रकार से गुप्त काल में आप देखेंगे पुलिस व्यवस्था भी स्थापित थी। सेना जहां बाह्य आक्रमणों से राज्य की रक्षा करती, बड़े बड़े विद्रोहों को दबाती, उसी प्रकार से जो पुलिस थी ये राज्य के अंतर्गत आंतरिक भागों में शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायी थी, कि राज्य के अंदर शांति बनी रहे, सुरक्षा बनी रहे, लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन सब की देखभाल करने के लिए कौन था? इन सब की देखभाल करने के लिए यहाँ पर हमें कौन देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे पुलिस व्यवस्था। अब इसमें कौन के देखो, पुलिस के अंतर्गत सर्वोच्च जो अधिकारी हो गए, ये कौन हुए? दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग में सबसे बड़ा जो अधिकारी हुआ दंडपाशिक। अब देखो ये जो दंडपाशिक है आपके, है ना, विषयपति हैं, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस इनसे संबंधित प्रश्न पूछता है। दंडपाशिक कौन हुआ करते थे? विषयपति कौन हुआ करते थे? दंडपाशिक के क्या अधिकार थे? यूपीएससी इन सबसे प्रश्न पूछता रहा है। ठीक है, तो दंडपाशिक को समझ सकते हो जैसे कि आज की डेट में जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी जिला अधीक्षक होता है, उसी प्रकार से आप देखेंगे पुलिस अधीक्षक, यानी उसी प्रकार से आप देखेंगे दंडपाशिक होते थे। और दंडपाशिक की सहायता के लिए कई प्रकार के अधीनस्थ अधिकारी होते थे, इनमें हम गुप्तचरों को भी शामिल करते हैं। और अगर हम बात करें साधारण कर्मचारियों की पुलिस में, तो इन्हें हम चाट और भाट के नाम से जानते हैं। ठीक, और इन्हीं के साथ में आप देखेंगे रक्षक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, जो साधारण पुलिस अधिकारी होते थे। ठीक, अब देखो गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों को दूत कहा जाता। अब पुलिस की मदद करने के लिए गुप्तचर विभाग भी होते थे। आज की डेट में भी आप देखो जो पुलिस होती है, कार्य करती है, इनके गुप्तचर भी होते हैं। इसी प्रकार से जो गुप्तचर विभाग भी होते थे, जो पुलिस के कार्य करते थे, मदद करते थे, इन्हें हम दूत कहते थे, जो पुलिस की सहायता के लिए जाने जाते थे। कौन होते थे? ये दूत होते थे। तत्कालीन जो लेखकों के विवरण हमें प्राप्त हुए हैं, इनसे हमें गुप्तकालीन व्यवस्था, जो पुलिस व्यवस्था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यहां पर आप देखो फाहियान कौन है? चीनी यात्री है। फाहियान भारत आया और भारत में एक लंबे समय तक इसने निवास किया। क्या किया? फाहियान भारत आया और एक लंबे समय की अवधि तक भारत में रुका रहा। फाहियान अपने विवरणों में लिखता है कि भारत में अपराध बहुत कम होते हैं, या कह सकते हैं भारत में चोरी डकैती का भय नहीं है। यह उल्लेख फाहियान के द्वारा किया गया। इस तथ्य से हमें जानकारी मिलती है कि गुप्त शासकों के अंतर्गत जो व्यवस्था है ये काफी सुदृढ़ थी, कानून व्यवस्था। वहीं आप देखेंगे हुआनसांग हर्षवर्धन के काल में आएगा, लेकिन हुआनसांग जब राज्य के दौरे पर निकलेगा तो उसके साथ कई जगह लूटपाट होगी, कई जगह जुआ जब्ती भी हुई होगी। तो ऐसे विवरण हमें देखने को मिलते। तो हुआनसांग उल्लेख करता है कि हर्षवर्धन के समय राज्य की जो व्यवस्था थी, कानून व्यवस्था, ये अच्छी नहीं थी। वहीं फाहियान गुप्त शासकों के बारे में लिखता है कि इनके समय राज्य की कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी थी, यहां पर चोरी डकैती का भय नहीं था। अब आप कहेंगे कि फाहियान आया, राज्य के
महल में रह रहा है राजा के, कौन इसे लूटेगा। तो फाहियान जब भारत आया तो इसने राज्य की ये व्यवस्था को देखने के लिए हजारों मील की यात्रा की थी, किंतु इसे पूरी यात्रा में कहीं पर भी डाकुओं और चोरों से सामना नहीं करना पड़ा। इस आधार पर इसने इस चीज का उल्लेख किया है। वहीं अगर हम बात करते हैं अन्य शासकों की, अन्य लेखकों की, तो कालिदास कालिदास ने भी गुप्तकालीन शासन और प्रशासनिक व्यवस्था की क्या यहाँ पर और जो सुरक्षा व्यवस्था है इनकी तारीफ की है। कालिदास भी लिखते हैं कि राज्य की जो यहाँ पर कानून व्यवस्था है एकदम सुदृढ़ है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर जान माल का खतरा हमें नहीं रहता। ये तो हो गया आपकी पुलिस व्यवस्था। अब यहाँ पर आप देखेंगे सैन्य संगठन। पुलिस व्यवस्था अलग है, सैन्य संगठन अलग है। वर्तमान में आप देखो इस कंपेयर करके, पुलिस का काम क्या होता है, देश के अंदर अपने अपने राज्यों के अंदर कानून व्यवस्था बनाना। उसी प्रकार से आप देखेंगे जो सैन्य संगठन है इनके कार्य होंगे कि जो हमारे राज्य हैं उसकी बाहरी आक्रांताओं से सुरक्षा करना, अन्य क्षेत्रों को अपने राज्य में मिलाना और साथ में आंतरिक विद्रोहों को असफल करना। ये कार्य होते थे सेना के, जैसे कि वर्तमान में। तो जो सेना है आपका, ये क्या है, राज्य का मुख्य अंग थी, क्योंकि जितनी मजबूत सेना होगी उतना मजबूत आपका संगठन होगा, उतने अधिक ताकतवर आप माने जाते थे। आज हम बात करते हैं अमेरिका की, आज हम बात करते हैं रशिया की। ये ताकतवर क्यों माने जाते हैं, इनकी जो मिलिट्री है, इनकी जो डिफेंस फोर्सेस है, ये काफी सुदृढ़ है, काफी क्षमतावान है। अब देखो इस काल में सेना क्या है, विशाल और सुसंगठित थी। अब एक बात बताओ, अभी हम जब प्राचीन इतिहास से अपने इतिहास को देखते हुए आ रहे हैं तो यहां पर धीरे धीरे कर का संग्रह बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है। जो कर संग्रह हो रहा है, राज्य को आय हो रही है, ये बढ़ रही है या कम हो रही है, इस पर विचार करो। तो आप पाएंगे समय के अनुसार राज्य की आय धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और गुप्त काल को तो हम स्वर्णिम युग कहते हैं, मतलब इनकी जो आर्थिक स्थिति थी काफी सुदृढ़ थी। तो जब आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी किसी राज्य की तो ये क्या करेंगे, बड़ी मात्रा में सेना को रख सकते थे। क्या कर सकते थे, बड़ी मात्रा में सेना को रख सकते थे। और सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा, ये कौन होगा, राजा होगा। भारत में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन है, राष्ट्रपति है। उसी प्रकार से राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी होगा। और जो सेनापति होगा, राजा के नीचे दूसरे नंबर पर महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता था। सेनापति के रूप में राजा क्या करेगा, सेना का संचालन और नेतृत्व खुद करता था। यानी कि राजा ही सेना के सेनापति के रूप में युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व और यहां पर संचालन कौन करेगा, राजा ही करेगा। अब राजा के बाद जो सेना का दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, ये कौन होगा, महाबलाधिकृत। कौन होगा ये, महाबलाधिकृत। आप मान सकते हो सेना अध्यक्ष है या ये सीडीएस है। तो ये महाबलाधिकृत आपको देखने को मिलेंगे। और महाबलाधिकृत के अन्य नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे महादंड नायक और महासेनापति। अब देखो यहां पर नाम आया है महादंड नायक। अब आप बोलेंगे सर ये तो दंड देने से संबंधित नाम लग रहा है। तो हाँ भैया, ये दूसरे नंबर का सर्वोच्च अधिकारी है जिसे हम महाबलाधिकृत कह रहे हैं, यही महादंड नायक है, यही महासेनापति है। इसके दो कार्य होते थे। जब सेना किसी अभियान पर है या युद्ध क्षेत्र में है तो ये क्या करेगा, महाबलाधिकृत या फिर महासेना अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। ठीक, सेना का संचालन करेगा, नेतृत्व करेगा राजा से साथ में मिलकर। और जब सेना अपने शिविर में है, किसी भी प्रकार के अभियान पर नहीं है, युद्ध नहीं कर रही है, तब यही व्यक्ति जो महाबलाधिकृत है यह क्या करेगा, महादंड नायक के तौर पर कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने में, लोगों को न्याय देने में राजा का सहयोग करेगा। तो ये इसके दो कार्य होंगे। अब देखो महादंड नायक जो है या फिर आपके महाबलाधिकृत जो है, इनकी सहायता के लिए सेना में अनेक उप सेनापति होते थे। क्या होते थे, अनेक उप सेनापति हमें देखने को मिलते हैं। सेना के लिए साजो सामान की व्यवस्था कौन करेगा। देखो इतनी विशाल सेना है और इतनी विशाल सेना को आपको भोजन देना है,
कपड़े देने हैं, हथियार देने हैं, सैलरी देनी है, अन्य सुविधाएं देनी है, तो इन सभी की व्यवस्था करने के लिए रण भंडागारिक नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, कौन है? रण भंडागारिक की यहाँ पर हमें उपस्थिति देखने को मिलती है। इस सेना के रखरखाव, सेना की अन्य सुविधाओं के बारे में कार्य करेगा। अब गुप्त सेना के अंग कौन कौन से थे? जैसे आज की डेट में आप देखो, सेना जो हमारी होती है इसके कई अंग होते हैं, जैसे कि वायु सेना, थल सेना, जल सेना, पैदल सेना, टैंक सेना, रेजिमेंट जो तोपों से हमला करती है, अलग अलग इकाइयों में बटी रहती है। उसी प्रकार से जो आपकी गुप्त काल में सेना होगी, ये मुख्य रूप से 4 भागों में बटी रहती थी। 4 भाग कौन से थे? एक तो था आपका हस्ती सेना, जिसे हम कहते हैं हाथी की सेना। अब जैसे आज की डेट में टैंक होते हैं, टैंक का काम क्या होता है? दुश्मन की सेना में घुसकर यहाँ पर क्या करना? यहाँ पर तबाही मचाना, उन्हें विचलित करना, जिससे हमारी जो इन्फेंट्री पैदल सेना है आगे बढ़ सके। देखो अब जो जैसे युद्ध कैसे होते हैं, जैसे आपकी सेना है, ठीक है, ये पैदल सैनिक है और ये टैंक है। तो आपको पैदल सैनिकों को आगे भेजना है, तो क्या करेंगे? पहले टैंक आगे जाएंगे, यहाँ पर अफरा तफरी मचाएंगे, तो आपके जो पैदल सैनिकों के आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसी तरह आप देखेंगे जो हाथी थे, इनका प्रयोग क्या होता था? पहले इन्हें आगे भेजा जाता था, जिससे सामने वाली सेना में अफरा तफरी मचा सके। फिर पैदल सैनिकों को भेजा जाता जिससे ये उनको मार सके। उसके बाद आप क्या जाते हैं? अश्व सेना। अश्व यानी घोड़े, जो रथ होते थे वो, सॉरी, अश्व मतलब घोड़े वाली सेना, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे रथ। रथ मतलब जैसे आपने देखा होगा महाभारत और रामायण में रथ होते थे, उसी प्रकार के यहाँ पर रथ सेना थी। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं कि इस समय तक आते आते रथ सेना का महत्व घटता जा रहा था और अश्व सेना का महत्व बढ़ता जा रहा था। अब यहाँ पर फिर अगली जो है आपकी पदाति, यानी कि पैदल सेना, ठीक है, ये पैदल सेना होती थी। अब हाथियों के नायक को, जो आपका हाथी है उसके नायक को हम महापीलुपति कहते थे। क्या कहते थे? महापीलुपति कहते थे। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। घुड़सवारी के नायक को भट्टाश्वपति कहते थे, ठीक। और सेना की जो छोटी टुकड़ियां होती थी इन्हें हम चमुक कहते थे। क्या कहते थे? इन्हें हम चमुक कहते थे। देखो, गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक, सामाजिक, सैनिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्था महत्वपूर्ण है, इसीलिए इतना हम एक एक पॉइंट देख रहे हैं जिससे आपका प्रश्न ना छूटे। ये प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखो, प्रयाग प्रशस्ति से हमें यहाँ पर क्या है? गुप्तकालीन अस्त्र शस्त्रों के नाम प्राप्त होते हैं। क्या? गुप्तकालीन जो अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे, इनके नामों की प्राप्ति हमें प्रयाग प्रशस्ति से होती है। कौन कौन से पुष्प यहाँ पर हथियार थे? तो यहाँ पर आप देखेंगे परशु, सर, शंकु, तोमर, मिंदपाल, नाचार, ये क्या है? अस्त्र शस्त्रों के नाम थे। जैसे हम देखते हैं ना, तेजस, रफेल, है ना, सुखोई, मिराज, भीष्म, अर्जुन, इंसास, ये नाम रखते हैं ना। उसी प्रकार के गुप्त काल में भी हथियारों और अस्त्र शस्त्र के नाम हुआ करते थे। अब यहां पर हम आएंगे तो देखेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक। तो आप बताओ, आज की डेट में हमारे पास नगर पंचायत होती है ग्रामीण क्षेत्र में। ये क्या होती है? ये कुछ गांवों के समूहों को मिला के बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे गुप्त काल में जो ग्रामों के समूह थे, जो गांवों के समूह थे, इन्हें मिलाकर जिस संस्था का हम निर्माण करते थे, इन्हें क्या कहा था? इन्हें पेट कहा जाता। क्या कहा जाता था ना? इन्हें पेट कहा जाता। पेट ग्रामों के समूहों को कहा जाता था। सबसे छोटी गांव की इकाई क्या थी? सबसे छोटी ग्राम की इकाई आपको पेट के, पेट को ग्रामीण समूह है ना। सबसे छोटी ग्रामों की इकाई यहाँ पर आप देखेंगे, या फिर सबसे बड़ी छोटी प्रशासनिक इकाई गांव ही हुआ करती थी, है ना। अब देखो यहाँ पर ग्रामपति या ग्रामी क्या होते हैं? यहाँ पर गांव की व्यवस्था देखने के लिए कई महत्वपूर्ण ग्रामीण अधिकारी होते हैं, जैसे कि ग्रामिक या फिर ग्रामीणपति या फिर ग्रामिक, अष्टकुलाधिपति, कुटुंब तलवारकर, ऐसे जो छोटे छोटे अधिकारी होते जो गांव के प्रशासन में देखते या फिर उनकी मदद करते। अब देखो यहां पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का कामकाज सही से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, इसीलिए यहां पर आपको
क्या होगा यहाँ पर, स्थानीय जनता पर कर लगाने का महत्तर को अधिकार दिया गया। ये कौन है, महत्तर नाम का जो अधिकारी है, इसे स्थानीय जनता के ऊपर कर लगाने का अधिकार दिया गया। अब आपको पता हो या नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, जो हमारी स्थानीय प्रशासन की इकाइयां होती हैं, जैसे पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम कहते हैं, इनके पास भी लोगों के ऊपर कर लगाने का अधिकार होता है। ये भी स्थानीय तौर पर करों का संग्रह आपसे कर सकते हैं। उसी प्रकार जो ग्रामीण अधिकारी होता था महत्तर, इसके पास स्थानीय जनता पर कर लगाने के अधिकार हुआ करते थे। राजस्व वसूली के लिए यहां पर क्या है, कठोर नियम थे। देखो, अर्थव्यवस्था चल रही है राज्य की कैसे, राजस्व वसूली के पास ऊपर। अगर सरकार राजस्व वसूल में ही ढिलाई कर दे तो राज्य की जो व्यवस्था है ये चरमरा जाएगी और धीरे धीरे कोलैप्स करने लगेगी। तो यहां पर आप देखेंगे राजस्व वसूली के लिए कठोर नियम स्थापित किए गए थे। अगर कोई व्यक्ति लगातार 3 वर्ष तक राजस्व अदा ना करे तो उसकी भूमि को ग्राम पंचायत को बेचने का अधिकार था। देखो, जैसे आप इस क्षेत्र में रह रहे हो, लगातार आपने 3 वर्ष तक अपने कर का भुगतान नहीं किया, तो क्या होगा, तो जो ग्राम पंचायत है वो आपकी भूमि को नीलाम कर देगी। ठीक, क्या करेगी, आपकी भूमि को नीलाम कर देगी। इस तरह से आप समझ सकते हो, आज की जो फाइनेंस इंश्योरेंस कंपनी होती है, उनसे आप पैसा लेके क्या करते हो, गाड़ी को उठाते हो, तो लगातार जब तक आप उनकी किस्त देते रहते हो तब तक तो गाड़ी आपके पास रहेगी। जब किस्त देना बंद कर दोगे, कुछ समय बाद वो लोग आएंगे, आपकी गाड़ी को छीन के लेके किसी और को बेच देंगे। उसी प्रकार से ग्राम पंचायतों को अधिकार था कि कोई ग्रामवासी अगर 3 वर्ष तक लगातार कर का भुगतान नहीं करता है तो उसकी भूमि को आप किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकते हो। ठीक, अब देखो, अब जो बेची हुई भूमि है, जो भूमि बेची गई है, इसका एक भाग राजकोष में जाता और जो शेष भाग बचता, ये क्या होता, ये ग्राम पंचायत को मिल जाता था। ठीक है, तो जो भूमि बेची जाएगी उसका विभाजन 2 भागों में होगा, एक जाएगा राजकोष में, एक जाएगा ग्राम पंचायत के पास। अब यहां पर आप देखेंगे न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत हमने बात की, जो राजा है, राजा क्या है, देश का सर्वोच्च न्यायाधीश है। जैसे हमारे यहां पर न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायाधीश किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, इन पर रोक लगाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति पर। तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा भारत में हमें न्यायिक अधिकारी के तौर पर देखने को मिलता है। अब यहां पर देखो, देश का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है, राजा स्वयं है। राजा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई क्या है, अंतिम अदालत के रूप में करता था। जैसे जो राजा है ये क्या करेगा, जब यहां पर अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा, न्यायाधीशों के द्वारा निर्णय दे दिए जाएंगे तो अंतिम सुनवाई का अधिकार किसके पास होगा, राजा के पास होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी की सजा दी और क्या हुआ, और यहां पर आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उसके निर्णय को बदलवाने के पास के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं, दया याचिका के तौर पर। राष्ट्रपति पूरे केस की गंभीरता को समझेंगे, ठीक है, उसके बाद अपना निर्णय देंगे। तो जब राष्ट्रपति निर्णय दे देंगे तो उसको बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे राजा अंतिम निर्णय करने वाला व्यक्ति है और राजा के अधिकार को बदलने का अधिकार किसी के पास नहीं है। राजा की सहायता के लिए यहां पर हमें कई अधिकारी देखने को मिलते हैं, जैसे महादंडानायक के बारे में मैंने आपको बताया था। उसका कार्य क्या था, उसका कार्य था कि जब वो युद्ध क्षेत्र में नहीं होगा तो राजा की न्याय व्यवस्था में मदद करेगा। ठीक, अब देखो यहां पर हमें राजा की मदद करने के लिए अनेक न्यायाधीश देखने को मिलते हैं और विभिन्न भागों में अनेक न्यायालयों के द्वारा न्याय व्यवस्था प्रदान की जाती है। जैसे हमारे यहाँ सुविधा है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट, वही व्यवस्था यहां पर आपको देखने को मिलेगी। गुप्त अभिलेखों से हमें न्यायाधीशों के नाम के तौर पर दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक और दंडनायक नामों का उल्लेख मिलता है। ये जो अधिकारी, ये सभी आपके जो व्यवस्था है कौन सी, ये सभी जो न्यायिक व्यवस्था है इससे संबंधित अधिकारी हुआ करते थे। देखो, अब हमें गुप्त वंश के इतिहास को जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं, कौन है यहां पर आपका फाहियान का अभिलेख है। तो फाहियान के अनुसार राजा ना तो दंड देता और ना ही शारीरिक दंड देता, है ना।
देखो राजा क्या है, राजा की यहाँ पर एक लिमिटेशन थी। राजा कभी भी प्राण दंड नहीं देता, ना ही किसी को शारीरिक दंड देता। तो ये हमें यहाँ पर फाइयान के अभिलेखों से पता चलता है। अब यहाँ पर देखो, अपराध की पुनरावृत्ति करने पर क्या है, यहाँ पर दाहिना हाथ काट दिया जाता। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध को दोबारा करता तो क्या होता, राज्य के द्वारा उसके दाहिने हाथ को काट दिया जाता। ये यहाँ पर प्रचलित एक सजा थी, क्योंकि कहा जाता है कि किसी बात को अगर आपको एक बार या फिर दो बार समझाया गया तब भी आप नहीं माने तो आपकी उस चीज को इग्नोर करने की आदत बन गई है। इसीलिए एक या दो बार राज्य के द्वारा उसके उसमें चेतावनी दी जाती, फिर भी अपराध की पुनरावृत्ति होती तो राज्य उसे क्या करता, दाहिने हाथ को काट देता था। अब यहां पर देखो, बृहस्पति स्मृति में हमें न्यायालय की 4 कोटियां प्राप्त होती हैं। यहां पर क्या है, बृहस्पति स्मृति नाम की एक रचना है। इससे हमें गुप्त काल में 4 न्यायालय की 4 कोटियों की जानकारी प्राप्त होती। कौन कौन सी, सात्वित, मुद्रित, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इस प्रकार की 4 न्यायालयों की हमें प्राप्ति पता चलती। अब देखो, न्याय प्रतिक्रिया को लेखबद्ध किया जाता। आज आप देखते हैं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट या जो अन्य न्यायालय हैं, इनमें कोई भी केस हो और कोई भी उसकी प्रतिक्रिया चल रही हो, उसको लिखकर सुरक्षित रखा जाता है। क्यों, जिससे उन केसों को हम आगे एज अ रिव्यू, एज अ यहाँ पर क्या उदाहरण के तौर पर ले सकें। आपने देखा होगा कोई केस चलता है तो उसमें कहा जाता है कि माननीय न्यायालय के द्वारा उस कोर्ट केस में यह बात की गई थी, तो उसी को यहाँ पर क्या आधार बनाया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे गुप्त काल की जो न्यायिक व्यवस्था थी, इसमें भी जितने भी यहाँ पर न्याय प्रतिक्रिया थी उनको लेखबद्ध किया जाता, उनको लिखा जाता, जिससे अभियुक्तों को ऊपरी न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार था। और जो आपके अभियुक्त थे, ये अगर नीचे के न्यायालय से खुश नहीं होते, जैसे वर्तमान में जैसे हम लोग जिला न्यायालय के से खुश नहीं है तो क्या करेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से खुश नहीं है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उसी प्रकार से गुप्त शासकों में भी अगर आप अधीनस्थ न्यायालयों से खुश नहीं है निर्णय से, तो आप ऊपरी न्यायालय में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते थे। अब यहां पर देखो, स्मृतियों में जो हमें गुप्त काल की स्मृतियां प्राप्त हुई हैं, इनसे हमें पता चलता है कि दोषी और निर्दोष पता करने के लिए गुप्त काल में जल परीक्षा, अग्नि परीक्षा, विष परीक्षा की जाती। और यहां पर एक परीक्षा और है, तुला परीक्षा। ये सब क्या है, ये की जाती। इनका प्रयोग क्यों करते, कि कोई अभियुक्त अपराधी है या फिर निरपराधी है, इसको ज्ञात करने के लिए इन परीक्षाओं का माध्यम लिया जाता। लेकिन ये सिर्फ हमें स्मृतियों में उल्लेख के तौर पर मिलती हैं। ऐसा हमें पता नहीं चलता कि इन चीजों का हकीकत में प्रयोग किया जाता था या नहीं। अब किसी व्यक्ति से आप बोलेंगे कि जलती हुई अग्नि है, इसमें कूद जाओ, अगर बच गए तो तुम क्या करोगे, तुम निर्दोष हो, जल के मर गए तो तुम दोषी हो। इसी प्रकार से किसी को आप जहर दे दो, अगर जहर पीने से कोई व्यक्ति मर गया तो निर्दोषी है, बच गया तो निर्दोष है। एक बात बताओ, जलती आग में किसी को आप कुदाओगे, बचने के चांस है, बेशक वो निर्दोष हो। किसी व्यक्ति को आप जहर पीने को दे दो, बेशक उसकी गलती ना हो, तभी मर जाएगा। तो ऐसी चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि इनका व्यवहार में प्रयोग किया जाता था या नहीं किया जाता था, इस चीज की पुष्टि हमें नहीं होती। गुप्त काल में पुलिस द्वारा उत्पीड़न के प्रमाण क्या है, हमें जोरागढ़ अभिलेख से मिलते हैं। अब देखो, पुलिस उत्पीड़न वर्तमान में आप देखते होंगे, पुलिस में अभी भी क्या है, भ्रष्टाचार में देखने को मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो पुलिस उत्पीड़न है, ये वर्तमान में नहीं, उस समय भी हुआ करता था। तो यहां पर देखिए, पुलिस उत्पीड़न के उदाहरण हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिल जाते हैं, जो गुप्त काल में प्रचलन में था। और यहां पर हम बात करेंगे राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत इनके द्वारा जो कर संग्रह प्रणाली अपनाई गई थी उसके बारे में। क्योंकि जब आप किसी ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं जिसने एक बड़े क्षेत्र पर या फिर भूभाग पर शासन किया हो, तो उनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उनके पास कहीं ना कहीं स्थिति आर्थिक रूप से मजबूत रही होगी। चाहे हम पिछले जो शासक निकल चुके हैं मौर्य हो, उनकी चर्चा करें या फिर उनके बाद आने वाले शासकों की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं मौर्य शासकों की, इनसे पहले हमने इनकी जो सैनिक व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा किया। और सैनिक व्यवस्था जो थी इनकी 4 भागों में विभाजित थी। अब जब इतनी बड़ी मात्रा में ये लोग सैनिक संचालन कर रहे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में अपनी सेना को यहाँ पर उसका रखरखाव कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो राज्य की आय थी
वो एक प्रकार से मजबूत रही होगी और कई स्रोतों से इन्हें आय प्राप्ति होती होगी। अब यहाँ पर देखिए, राज्य की जो आय का मुख्य स्रोत था इनके पास, वो क्या था? भू राजस्व, यानी कि भूमि से अलग अलग प्रकार के लिए जाने वाले कर यहाँ पर मुख्य आय के स्रोत पर जाने जाते थे। लेकिन जब हम इनके समय के ये जो इतिहासकार हैं उनके विवरण को देखें तो उन्होंने अपने राजा को किस प्रकार से कर संग्रह करना चाहिए इसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कादम्बक। कादम्बक हमें नीति सार में बताते हैं, या फिर इन्होंने नीति सार में एक सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने एक माली और एक ग्वाले की उपमा राजा से की है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से एक माली क्या करता है, फूल के पौधों को पहले पानी देता है, उनको सींचता है और फिर फूल तोड़ता है, उसी प्रकार से एक ग्वाला पहले गाय की सेवा करता है, उसको यहाँ पर क्या है, घास देता है ना, कई प्रकार के और भी भोजन के पदार्थ देता है, उसके बाद इनसे दूध की प्राप्ति करता है। उसी प्रकार राजा का कर्तव्य है आरंभ में अपनी जो प्रजा है उसकी रक्षा करे, उनकी सहायता करे, फिर बाद में जाकर उनसे कर की अपेक्षा करे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर राजा को बताई गई है। उसी प्रकार से कालिदास ने भी अपना विचार व्यक्त किया है और कालिदास ने राजा को सलाह दी है कि राजा को प्रजा की भलाई के लिए ही क्या है, प्रजा से कर वसूल करना चाहिए। मतलब आप अगर प्रजा की भलाई करना चाहते हैं उसके लिए भी कर की प्राप्ति आपको कहां से करनी चाहिए? कर की प्राप्ति आपको जनता से करनी चाहिए। अब ये बात बताओ, जैसे वर्तमान में अगर हम बात करते हैं भारत में जो हमारी सरकार है, ये हमारे लिए विकास की योजनाएं चलाती है, और जब विकास की योजना चलाती हैं तो यहां पर आप देखिए इनके पास कर कहां से आता है? जो ये अपनी नागरिकों से, ये एक प्रकार से जो जीएसटी हुआ, आपका इनकम टैक्स हुआ, उसके बाद कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ उस पर लिया हुआ टैक्स हुआ, तो ये सब मिलाकर क्या है, गवर्नमेंट की आय के तौर पर होता है। इसी से गवर्नमेंट अपने पूरे खर्चों को पूर्ति करती है। वही चीज यहां पर आप देखिए कालिदास ने भी कहा है कि राजा को जनता की भलाई के लिए खर्च करना है उसकी प्राप्ति भी जनता से ही करनी चाहिए। इसी प्रकार से नारद स्मृति आपको देखने को मिलेगी, इसमें कहा गया है कि कर को राजा द्वारा प्रजा को दिए जाने वाले संरक्षण का प्रतिदान है। कर क्या है? जो प्रजा राजा को प्रदान करती है वह है, आप देखेंगे राजा द्वारा जो प्रजा को संरक्षण दिया जा रहा है उसके बदले दिया गया एक प्रकार से सिक्योरिटी चार्ज है। अब आप बॉडीगार्ड रखेंगे, उसे अपनी रक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ पैसा देंगे, वही पैसा राजा जब आपकी सुरक्षा कर रहा है तो उसके बदले आप टैक्स के रूप में उसे प्रदान कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, यहां पर एक बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के जनक के तौर पर भी जाना जाता है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसमें कहा प्रत्येक नागरिक को क्या करना चाहिए? प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य है कि कर के रूप में राज्य को क्या करे, यहां पर कुछ ना कुछ प्रदान करे, जिससे वह क्या करे, राज्य के संरक्षण के नियंत्रण में रहे। ठीक, तो ये यहां पर अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा कर के संबंधित में अलग अलग विचारधारा व्यक्त की गई है। अब यहां पर आप देखिए बृहस्पति स्मृति। बृहस्पति स्मृति के अंतर्गत आप पाएंगे लिखा हुआ है राजा को भूमि की उपज के अनुसार अलग अलग भू राजस्व लेना चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? जिस प्रकार से हम देखते हैं जो हमारे यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम है, अगर आपकी कम आय है तो कम टैक्स लगेगा, थोड़ी और कम आय है 5 लाख से कम है तो आप टैक्स फ्री रहेंगे। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख है तो आपको इतना रेट टैक्स लगेगा, उससे ऊपर इनकम है तो इतना रेट टैक्स। जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज आप देखिए। अब देखो यहाँ पर बृहस्पति स्मृति में यहाँ पर क्या कहा गया आपसे, राजा को भूमि के उपज के अनुसार अलग अलग भू राजस्व लेना चाहिए। अब देखो बृहस्पति स्मृति के अनुसार कहा गया है कि जो परिति भूमि है उससे हमें 1/10 भाग, जो वर्षा जल से संचित भूमि है उससे हमें 1/8 भाग, और जो फसल बसंत ऋतु में काटी जाती है उससे हमें 1/6 भाग कर के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, ये यहां पर व्यवस्था दी गई है। फिर आगे बढ़ो। अब देखो यहां पर जो आपकी बृहस्पति स्मृति है इसमें भूमि को कई भागों में विभाजित किया गया। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर नाल। नाल कौन सी भूमि है? नाल खेतीहर भूमि है।
खिल, खिल पड़ती भूमि है। वास्तु, जहां हम मकान बनाए जा सकते हैं, यह उस प्रकार की भूमि है जहां पर मकान बनाए जा सके। ठीक। फिर अप्रत, बिना जोती हुई भूमि है। अप्रदा, जिससे शासक को कोई आय आप प्राप्त नहीं होती, उसे हम अप्रदा कहते हैं। ठीक है। और इसी प्रकार से अन्य भूमियों के विवरण यहां पर दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम अमर सिंह के अमर कोश की बात करते हैं, अमर कोश का एक रचना है, लिखी किसने है? अमर सिंह ने इसकी रचना की है। अमर सिंह के अमर कोश का आप उल्लेख करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें 12 प्रकार की भूमि के उल्लेख मिलते हैं। ये पूरे नाम दिए गए, आप आराम से बैठ के से पढ़ सकते हैं। हम बढ़ेंगे आगे। तो देखो अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है, राज्य की आय के मुख्य स्रोत मैंने आपको बताया क्या थे मुख्य स्रोत, यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाले कर, कर और भू राजस्व कर, ये मुख्य आय थे। अगर हम करों की बात करें तो देखो, राज्य के आय का प्रमुख स्रोत विविध प्रकार के यहाँ पर भूमि कर थे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाग कर की। भाग क्या था? एक कर, एक प्रकार का कर था। ये लिया कैसे जाता था? खेती में प्रयुक्त होने वाली जमीन से पैदावार का निश्चित भाग राज्य कर के रूप, मतलब जितना भी उत्पादन हुआ उसका एक निश्चित मात्रा में राज्य को दिया जाने वाला हिस्सा, यह आपका क्या था? यह आपका भाग कहलाता था। यह कर प्राकृतिक कारणों से प्रभावित हुए फसल पर स्वतः कम हो जाता। मतलब कोई भी फसल अगर प्राकृतिक कारण से, जैसे कि बाढ़ आई, सूखा पड़ा, ओलावृष्टि हुई, इन कारण से अगर कोई भी आपको समस्या हुई है तो अपने आप जो आपका ये भाग कर है ये कम हो जाएगा। मनुस्मृति में भाग कर की मात्रा निश्चित की गई है। ठीक है। मनुस्मृति वही जिसकी हम आलोचना करते हैं, तो इसमें आप देखेंगे मनुस्मृति में भाग कर क्या यहां पर मात्रा निश्चित की गई, जिसमें कहा गया कि इसको भूमि की उर्वरता के अनुसार लिया जाना चाहिए कि लैंड कितनी फर्टाइल है उसके अनुसार हमें ये कर लेना चाहिए। जैसे कि उपज का 1/6 भाग, 1/8 भाग और 1/2 भाग, ये उल्लेख यहां पर किया गया। और कालिदास ने रघुवंश में और नारद ने नारद स्मृति में भाग कर को 1/5 लिए जाने का यहां पर क्या है, उल्लेख किया है। ठीक, ये यहां पर देखने को मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखेंगे गुप्तोत्तरकालीन विधिवेत्ता कौन है? यहां पर गुप्तोत्तरकालीन के विधिवेत्ता है, इनका नाम है शुक्र। इन्होंने शुक्र नीति सार में सिंचाई की भूमि के अनुसार 1/6 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग और 1/2 भाग उपज का भाग कर के रूप में लिए जाने का उल्लेख किया है। तो अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग यहां पर जो भाग था इसको लिया जाता था। अगला जो कर है हमारा भाग के बाद भोग होगा। और ये जो भोग है आप देखेंगे इसमें क्या है, भोग का अर्थ फल, फूल, दूध, ईंधन आदि के रूप में जो प्रजा द्वारा समय समय पर राजा को दिया जाता था, इसे हम भोग कहते थे। अच्छा, भोग क्या होता है? जब हम भगवान को पूजा अर्चना के बाद या कुछ भी चीज बनाने के बाद जब भोग लगाते हैं उसे हम भोग कहते हैं। तो यही वही चीज है कि फल, फूल, दूध, ईंधन के रूप में जब आप राजा को कुछ अर्पित कर रहे हैं तो वो भोग कर के रूप में माना जाता था। भोग नामक कर का उल्लेख हमें मनु स्मृति से मिलता है। कहां से मिलता है? मनु स्मृति से। ठीक। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कर की। तो गुप्त काल में कर के नाम से भी एक कर लिया जाता था जिसका नाम ही कर था। यह एक विशिष्ट प्रकार का कर था। ठीक। इसका अर्थ विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग लगाया है। कैसे? मनुस्मृति के टीकाकारों ने कर के निम्नलिखित अर्थ दिए हैं। मेघा तिथि में कर को क्या है? वस्तुओं की भेंट माना है। जो मेघा तिथि है इन्होंने कर को क्या माना है? वस्तुओं की भेंट। किसी प्रकार से कुछ ही वस्तु दी जाती है, चाहे वो फल हो, फूलों से इन्होंने कर माना। फिर सर्वज्ञ नारायण ने यहां पर कर को भूमि पर नगद कर के रूप में उल्लेख किया है। रामचंद्र ने उल्लेख किया है कि घास, ईंधन इत्यादि के रूप में दिए जाने वाला कर कर कहलाता था। क्लियर है? अब ये सारी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं। अब देखो इसके बाद आपका एक अगला जो कर लिया जाता था, ये बलि था। क्या था? बलि। तो गुप्त काल में बलि एक महत्वपूर्ण कर माना गया है। और इस कर को ऐसा नहीं है कि गुप्त काल वालों ने लिया, बल्कि ऋग्वेदिक काल से ही
बलि नामक कर आपको देखने को मिलेगा। यह जो कर था प्रजा तथा विजित राजाओं से लिया जाने वाला ऐच्छिक कर था। क्या था? ये विजित राजा या फिर प्रजा से लिया जाने वाला ऐच्छिक कर था। ठीक, जातकों में इस कर का उल्लेख एक अतिरिक्त कर के रूप में किया गया। जो जातक है उनके अंतर्गत आप देखेंगे यहां पर जातकों ने या फिर जातकों में इस कर का उल्लेख एक अतिरिक्त कर के रूप में किया गया है। अशोक का रुम्मीदोई जो स्तंभ लेख है इसमें आप देखेंगे बलि का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या यहां पर जो विद्वान है उन्होंने धार्मिक रूप कर के रूप में माना है। क्या माना यहां पर? अशोक का जो रुम्मीदोई अभिलेख है इसके अंदर जो विद्वान है उन्होंने कर को एक धार्मिक कर के रूप में माना है। ठीक, अब करो बलि को। ठीक है, अब जो बलि है, बलि का अर्थ क्या होता है? यहां पर धार्मिक रूप से कर माना गया है, जिसमें आप देखें घी, अनाज, चावल, फल, फूल, ये सब चीजें देवताओं को अर्पित की जाती हैं, तो उसे हम क्या मानते हैं? भाग या फिर बलि मानते हैं। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बात करेंगे हिरण्य। ठीक है, गुप्त काल से पूर्व की जो स्मृतियां हैं और गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं, इसमें हमें एक शब्द मिलने को देखने मिलता है, हिरण्य। ये शब्द क्या था बताते हैं आपको। जब बाकाटक अभिलेखों में आप अनुदान ग्राहियों को हिरण के से युक्त किया जाता था। ठीक, इससे पता चलता है कि हिरण राज्य की आय के प्रमुख साधनों में से एक था। इतिहासकारों के अनुसार हिरण एक टैक्स था जो विशेष प्रकार की फसलों पर नगद लिया जाता था। अब राज्य के अंतर्गत कुछ विशेष प्रकार की फसलें रहती होंगी, इन्हीं फसलों को जब आप देखेंगे, जब इनके रूप में कर लिया जाता था, उसे हम कहते हैं क्या? हिरण्य। फिर बात भूत कर, ये क्या था? वायु और पानी के देवताओं की पूजा करने के लिए इकट्ठा किया गया कर बात और भूत कर कहलाता था। फिर हलिका कर, हलिका कर क्या हुआ? हल जिससे हम खेती करते थे उसके ऊपर भी कर लगता था, जिसे हम हलिका कर कहते हैं। प्राचीन काल के बारे में कहा जाता है कुल मिलाकर हमें यहां पर 15 प्रकार या फिर कह सकते हैं 150 प्रकार के आसपास करों की प्राप्ति होती है। और ये जो कर हैं आपके, इनमें क्या है? इनमें अगर आप नारियल के पेड़ पर नारियल तोड़ने के लिए भी जाते हैं और सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, तो उस सीढ़ी के ऊपर भी कर लगाने के साक्ष्य में मिलते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर आप देखेंगे शुल्क, यानी कि क्या शुल्क? यहां पर क्या है? ये चुंगी कर है। शुल्क किस पे लगता है? आपने देखा, सीमा शुल्क, टोल टैक्स, ये भी टैक्स ही है ना, ये कर है। तो यहां पर देखो अमर कोश के अनुसार ये चुंगी कर थे। स्कंदगुप्त के बिहार अभिलेख में शुल्क इकट्ठा करने वाले अधिकारी को सैल्किक कहा गया है। जो गुप्त आपके स्कंदगुप्त हैं, इनके समय जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें आप देखेंगे अधिकारियों के द्वारा जो सैल्किक नाम का एक अधिकारी मिलता है जो कर को इकट्ठा करता था। यह कर मुख्यतः व्यापारियों पर लगाया जाता था। जैसे आज आप जीएसटी किस पर लगता है? व्यापारियों पर। अधिक टोक टैक्स किस पे लगता है? व्यापारियों पर। आम इंसान कितना चलता है? कभी कभार चलता है, व्यापारी बिजनेसमैन ये ज्यादा चलते हैं, तो इन पे कर लगते हैं। ट्रांसपोर्टर व्हीकल्स, तो यहां पर बताया गया कि शुल्क क्या है? व्यापारियों पर लगने वाला एक मुख्य कर हुआ करता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अब देखो यहां पर गुप्त शासकों ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। क्या किया? गुप्त शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किया, जिनको दीवार या फिर दिनार नाम से जाना जाता है। क्या है? जिन्हें दिनार नाम से हम जानते हैं, दीवानी दिनार नाम से। अब यहां पर तांबे और चांदी के सिक्कों का भी प्रचलन था। देखो स्वर्ण सिक्के अगर जारी हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य के अंतर्गत चांदी और तांबे के सिक्के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ साथ चांदी और सिक्के के प्रमाण भी आपको मिलेंगे। सोने के सिक्के विशेष अवसर पर प्रचलन में लिए जाते थे, जैसे किसी बड़े अधिकारी की सैलरी देनी है, जमीन का खरीद या बिक्री की जानी है, तो यहां पर आपको क्या है? सोने के सिक्कों का प्रयोग होगा। और दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए चांदी के और तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। तो ये यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। और सर्वाधिक चांदी की जो मुद्राएं हैं
ये हमें गुजरात विजय के बाद जारी किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं कि गुजरात विजय के बाद बड़ी मात्रा में चांदी के सिक्कों को यहां पर जारी किया गया। गुप्त काल में भूमिदान अधिक दिया जाता था, मतलब राजाओं के द्वारा गुप्त काल में अधिक मात्रा में भूमिदान दिए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यहां पर आप देखेंगे क्योंकि राजा इसे अपना कर्तव्य मानता था। ब्राह्मणों को, बौद्धों को, जैनों को बड़ी मात्रा में भूमिदान दिए जाते थे। राजा समझता था कि यह उसका क्या है, कर्तव्य है। अब यहां पर आप देखेंगे अग्रहार, अग्रहार क्या है, मंदिरों तरह ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को हम अग्रहार भूमि कहते हैं। ठीक है, अग्रहार क्या है, ब्राह्मणों और मंदिरों को दी गई दान में भूमि। व्यापारी समूहों में व्यापार करने जाते थे जिन्हें सार्थ क्या था, और इनके नेता को सार्थवाहक कहा जाता। यूपीएससी में पूछा गया पिछले 2 वर्ष में प्रश्न है, ये देख लो, ये पढ़ा है यहाँ पर, पिछली क्लास में पढ़ाया था तब भी था, इस बार भी है। तो व्यापारिक समूह थे और ये व्यापार करने के लिए एक समूह बनाकर जाते थे, इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें सार्थ अथवा इनके नेता को सार्थवाहक कहेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखो, व्यापार की दृष्टि से गुप्त काल क्या है, यह महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा क्योंकि इनका जो क्षेत्र है समुद्र से लगा हुआ था। तो इनके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उनके ऊपर जब हम प्रकाश डालते हैं तो ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम, बारबेरिकम, मुजरिस, प्रतिष्ठान, सोपारा और मरुकच्छ, जिसे भड़ौच भी कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह गुप्त शासकों के नियंत्रण में होते थे। मतलब सबसे महत्वपूर्ण पत्तन था कौन सा, भृगुकच्छ यानी कि भड़ौच। ये सबसे महत्वपूर्ण आपको बंदरगाह के तौर पर देखने को मिलेगा, जो कहां था, गुजरात में अवस्थित था। देखो, सबसे पहले सती प्रथा होने के साक्ष्य हमें गुप्त काल से ही मिलते हैं। यहां पर एक शासक है भानुगुप्त, 510 ईस्वी में इनका एक अभिलेख है जिसे हम बोलते हैं एरण अभिलेख, जो हमें जिला सागर मध्य प्रदेश में मिलता है। एरण अभिलेख की हम जब बात करते हैं तो यहीं से हमें सती होने के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे वेश्या को गणिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, वेश्या को गणिका कहा जाता, तथा मंदिरों में देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। क्या था यहां पर वेश्या जो हुआ करती थी उन्हें हम गणिका के नाम से जानते हैं, और मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हो चुका था। वैष्णव और शैव संप्रदाय का विकास गुप्त काल में ही हुआ। जो वैष्णव धर्म कहां पर, दक्षिण भारत, शैव धर्म उत्तर भारत। तो वैष्णव और शैव धर्म या संप्रदाय की जो उत्पत्ति हुई है ये भी हमें गुप्त काल में ही देखने को मिलती है। और वैष्णव धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले कौन थे, ये आपके गुप्त शासक ही थे। क्या थे, गुप्त शासकों के द्वारा जो आपके वैष्णव धर्म थे इन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। गुप्त मुद्राओं पर हमें वैष्णव धर्म के प्रतीक जैसे गरुड़, शंख, गधा और कुछ भगवान जैसे पद्म और लक्ष्मी के चित्र प्राप्त होते। गुप्त राजा क्या थे, यहां पर गुप्त राजा खुद को या फिर स्वयं को परम भागवत कहते थे। क्या कहते थे, खुद को या स्वयं को परम भागवत कहते थे। ठीक है, मत्स्य पुराण में यहां पर लिंग उपासना का वर्णन मिला है। क्या है यहां पर, मत्स्य पुराण से हमें लिंग उपासना के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, गुप्त काल में ही शिव और पार्वती की अर्धनारीश्वर मूर्तियां प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। क्या होता है यहां पर, गुप्त काल से ही हमें अर्धनारीश्वर की मूर्तियां प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाती हैं। और अर्धनारीश्वर की मूर्ति के अंतर्गत जो नटराज की मूर्ति है ये भी हमें देखने को मिलती है, जो चोल साम्राज्य से संबंधित है। अब देखो यहां पर स्कंद गुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है और बुद्ध गुप्त का जो एरण अभिलेख है, यहां पर आप देखें वस्तु क्या है, इसकी स्तुति से आरंभ देता है। ठीक है, इनकी स्तुति से आरंभ होती है। ठीक, गुप्त कालीन वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष की बात करें, यानी कि गुप्त काल के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम क्या बात करें, यहां पर अवशेषों की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा अवशेष ये वाला, ये कहां पर है आपका, देवगढ़ झांसी का अवतार मंदिर जो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवशेष के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसी मंदिर में आप देखेंगे विष्णु को शेष
सैया पर आराम करते दिखाया है, मतलब किस पर? शेषनाग के ऊपर। विष्णु भगवान क्या है? शेषनाग के स्वामी हैं और शेषनाग के ऊपर इन्हें विश्राम करते हुए 10 अवतार मंदिर में दिखाया गया है। गुप्तकालीन शिव मंदिर, अगर हम अन्य मंदिरों की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे बघेलखंड मध्य प्रदेश में नचना कुठार एवं नागौर मध्य प्रदेश में भुमरा खोए से प्राप्त है ना। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नचना कुठार जो मंदिर है आपके, ये मध्य आपको कहाँ मिलेंगे? ये आपको नागौर के मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये गुप्तकालीन महत्वपूर्ण मंदिर है। फिर आगे जब बढ़ेंगे तो गुप्त काल में ही पाणिनि की अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य का क्या किया? व्याकरण ग्रंथ की रचना की। देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना यहां पर हमें देखने को मिल रही है गुप्त काल में। कौन कौन सी? पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य। ठीक, तो वहीं हम भर्तृहरि की नीति शास्त्र, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक की रचना होते भी गुप्त काल में ही देखते हैं। तो ये याद कर लेना, महत्वपूर्ण है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि का महाभाष्य और भर्तृहरि की नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, ये सब किससे संबंधित है? गुप्त शासकों से। गुप्त राजाओं की जो राजकीय और शासकीय भाषा थी, ये कैसी थी? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? ये उत्तर भारत में थे मोस्टली, तो इन्होंने संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग किया है। गुप्त काल में ही प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट हमें देखने को मिलते हैं, जो कहा पर थे आर्यभट्ट ने क्या किया? आर्यभट्टीय नामक गणित ग्रंथ की रचना की थी। क्या किया था? आर्यभट्टीय नामक गणितीय ग्रंथ की रचना की थी। इसमें ही दशमलव पद्धति का उल्लेख है और यह 4 भागों में विभाजित है। देखो, जब अन्य यूरोपीय लोग, अन्य कॉन्टिनेंट के लोग भोजन पद्धति नहीं जानते थे, शिक्षा पद्धति नहीं जानते, तब हमारे यहां पर गणित के ऊपर रिसर्च होते थे। और आज अमेरिका कहता है हम भारत को क्या है? मानवता 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 अधिकार सिखा रहे हैं। ब्रिटेन कहता है हमारे आने वाली शब्द हुए हैं। अरे गमारुओं, जब तुम निर्वस्त्र होकर जंगल में घूमते थे, वस्त्र पहनने की अक्ल नहीं थी, भोजन की अक्ल नहीं थी, हमने तुम्हें सभ्य बनाया, तुम कहते हो तुमने हमें सभ्य बनाया। ठीक है, आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में क्या किया? पाई का मान 3.1416 बताया था। ठीक है, कितना बताया था? 14.16। अब देखो, सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ में आर्यभट्ट ने ग्रहण के कारणों को बताया। क्या किया? जो यहाँ पर सूर्य सिद्धांत नामक एक रचना है, इसमें आप देखेंगे आर्यभट्ट ने ग्रहण के जो नियम है उन्हें बताया है। अब देखो, गुप्तकालीन मंदिर के उदाहरणों की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए अब नचना कुहे सतना जिला मध्य प्रदेश, पिपरिया जिला में आप देखेंगे यहाँ पर विष्णु मंदिर, सिरपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें कुठार पन्ना जिला मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पार्वती मंदिर, मुकुंद दर्रा का मंदिर कोटा राजस्थान में है, मणि की मंदिर यहाँ पर आप देखें जबलपुर मध्य प्रदेश में, उदयगिरी की गुफाएं विदिशा जिले मध्य प्रदेश में आप देखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण इनकी निर्माण और स्थापत्य कला है। फिर शिखर के आकार की दृष्टि से मंदिर निर्माण की 2 विशिष्ट शैलियां हमें देखने को मिलती हैं, जो है आपकी नागर शैली और बैसर शैली। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली, बैसर शैली, इन दोनों का समायोजन है। नागर शैली उत्तर भारत में और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। गुप्तकालीन ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर हमें देखना हो तो यह है आपका उदयगिरी का मंदिर। क्या है यहाँ पर गुप्तकालीन ब्राह्मण गुहा मंदिर के सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखो, अजंता तथा बाघ की गुफाओं में हमें गुप्तकालीन योगदान देखने को मिलता है। अजंता की गुफाएं जो है उसमें 16, 17 और 19 ये क्या है? गुप्तकालीन है। गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17 और गुफा नंबर 19 ये गुप्तकालीन है। इनकी प्राप्ति कैसे हुई? तो इनकी प्राप्ति को आप देखेंगे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं सर्वप्रथम 1819 में यहां पर क्रिस्टियन डुहोजी, यहां पर एक व्यक्ति थे ईस्ट इंडिया कंपनी के मद्रास रेजिडेंट के एक सैनिक और अधिकारी तथा यूरोपीय सैनिकों ने शिकार के दौरान अजंता और एलोरा की गुफाओं की खोज की थी। अजंता की गुफाओं को हम यहां पर देखते हैं तो ये
इन आच्छादी की चट्टानों को खोदकर बनाई गई हैं। इनके समीप बघोरा नदी प्रभावित होती है। अजंता गुफाओं का निर्माण सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं ने करवाया। जो अजंता की गुफाएं हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो निर्माण कार्य है ये सातवाहन शासकों के द्वारा करवाया गया था। फिर अजंता की गुफाओं का अनुक्षण 1953 में पुरातत्व सर्वेक्षण, जो भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसके द्वारा किया गया। यूनेस्को ने इन्हें क्या विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं बाघ की गुफाएं, तो इन्हें आप देखेंगे 1818 में खोजा गया। किसके द्वारा? डेंजर फील्ड के द्वारा। कुल गुफाएं कितनी है? 9 है। बाघ की गुफाओं में बिहार, चैत्य, स्तूप और सभागृह प्राप्त होते हैं जो बौद्ध गुफाओं से संबंधित हैं। चित्रण क्या है? लौकिक विषयों का यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक, गुप्तकालीन चित्रकला के सबसे अच्छे उदाहरण हमें अजंता और बाघ की गुफाओं में ही देखने को मिलते हैं, जहां पर इस प्रकार की चित्रकारी की गई। ये आपकी कहां संबंधित है? ये आपकी गुप्त शासन से संबंधित है। तो ये आपका था पूरा गुप्त साम्राज्य, इनके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो यहां पर आगे गुप्त साम्राज्य खत्म होता है। कल हम अपने अगले टॉपिक बात करेंगे। तो मेरे रहिए, रिजल्ट मित्र के साथ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।